नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख और मेरा रुख पर हमारा वीकली स्पोर्ट्स शो स्पोर्ट्स दिस वीक। आज के इस वीक में हम लोग 2 बड़ी एक्साइटिंग चीज़ों पे बात करेंगे। पहला, एक तो जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में एक हाई वोल्टेज एशेस सीरीज़ स्टार्ट हुई है और उसका फर्स्ट टेस्ट मैच 2 दिन के अंदर ही खत्म हो गया। और भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जो टेस्ट मैच चल रहा है, वो भी हम लोग बात करेंगे। पर सबसे पहले बात करेंगे हम एशेज़ सीरीज़ को लेके। अनूप, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, वेलकम और कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास। देखिए, आप गुड, आप देख सकते हो कि मेरे पास जो परफेक्ट टी शर्ट है। एब्सोल्युटली, एशेस एशेस एब्सोल्युटली, एशेस में ऑस्ट्रेलिया जीतने की खुशी में। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बराबर। सो अनूप, चलिए स्टार्ट करते हैं एशेज़ को लेकर ही। पहला टेस्ट मैच था बहुत एक इसके पीछे एशेज़ के पीछे हमेशा से एक बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। दोनों देशों के क्रिकेट फैन्स, मीडिया, एक एक्सपेक्टेशंस और सब चीज़ें बहुत एशेज़ के ऊपर लगी रहती है। एक सबसे जो टॉप मोस्ट टेस्ट सीरीज़ में से किसी को अगर कहा जाता है, तो वो इस सीरीज़ को कहा जाता है। और ऑफ कोर्स इस पूरे सीरीज़ के इतिहास की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का दबदबा इस पूरी सीरीज़ में हमेशा से रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने ज़्यादा सीरीज़ जीती है कंपैरिज़न टू इंग्लैंड। ये करेक्ट। सीरीज़ अभी ऑस्ट्रेलियन समर में हो रही है। दोनों टीमें बड़ी ही बैलेंस है, बड़ी ही एक संतुलित टीम है और बड़ी स्ट्रॉन्ग टीमें हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप के साथ में है। हम लोगों ने पर्थ में देखा कि पर्थ हमेशा से जाना जाता है अपनी पेस के लिए और बाउंस के लिए और वो चीज़ हाँ जी। हमें इस टेस्ट मैच में भी देखने को मिली। सो करेक्ट। ओवरऑल इस पूरे टेस्ट मैच को आप कैसे सम अप करेंगे जो 2 दिन में खत्म हो गया और इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 104 साल के एशेज़ टेस्ट इतिहास में ये दूसरा सबसे छोटा टेस्ट मैच है। एग्जैक्टली। तो पहले तो आपने पूछा कि इस सीरीज की अहमियत या महत्वपूर्णता क्या है। क्रिकेट कैलेंडर में एशेस से बड़ी सीरीज एटलीस्ट हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जो एशेस जो सीरीज होती है वो क्रिकेट में सबसे ओल्डेस्ट सीरीज है, राइट। दिस हैज बीन प्लेड सिंस द 1900s। इसकी काफी हिस्ट्री है। ऑब्वियसली इट इज प्रोबेबली द बेस्ट लाइक सीरीज टू बी प्लेड। ये दूसरी बात है कि क्रिकेट वाइज इट इज नॉट प्रोबेबली द बेस्ट इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इंग्लैंड इस सीरीज में बहुत ही कम परफॉर्म करती है। ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट वन मोस्ट ऑफ द सीरीज। काफी सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया 5-0 के लाइक जिम्मे में जीती है। मोस्टली जब वो इंग्लैंड में भी जाते हैं तो भी लाइक ऑस्ट्रेलिया ही जीतती है। तो ऑल इन ऑल अगर आप क्रिकेटिंग तौर से देखोगे तो इट इज नॉट दैट बिग बिकॉज इसमें एक ही टीम ऑलवेज सक्सेसफुल ज्यादा रही है। In terms of value to the cricketing world, this is the biggest series in terms of like series wise. So obviously Ashes हर टाइम समर में ही होता है राहुल। इट डज नॉट मैटर वेदर इट्स इन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। जब ऑस्ट्रेलिया में होती है तो वो ऑस्ट्रेलियन समर में होती है, जब इंग्लैंड में होती है तो इंग्लिश समर में होती है। सो इट इज जनरली प्राइम टाइम बिकॉज इस सीरीज को दोनों तरफ से अगर मैं इसको इक्वेट कर सकता हूं तो इट इज लाइक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, राइट। दोनों साइड के फैंस ईगरली इस सीरीज को अवॉइड करते हैं। दोनों साइड्स के फैंस इस सीरीज में एक के खिलाफ हारना नहीं चाहते हैं। हुँ, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ द सीरीज। डोंट कंपेयर इट विद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बिकॉज उसकी हिस्ट्री और कुछ ही है और लाइक देयर आर अदर एस्पेक्ट्स। बट अगर आप राइट, क्रिकेटिंग तौर पे देखिएगा तो देयर आर टू मेक्का सीरीज, राइट। वन इज इंडिया प्लेइंग पाकिस्तान and there is Australia playing England, right? Again, in terms of record, Australia has a much better record. So obviously, like Australian fans expect that their team cannot lose the Ashes. आप किसी के साथ भी हार सकते हो सीरीज। इट्स नॉट दैट ऑस्ट्रेलिया वांट टू लूज द सीरीज और द फैंस एक्सेप्ट इट। बट अगर समझ लीजिए इंडिया के साथ उनकी एक सीरीज हार हो गई तो यस देयर विल बी लॉट ऑफ कमेंट्री ऑन ये सीरीज हार गए करके। लेकिन इतनी इतना वो एक्सपेक्ट नहीं करते, दे डोंट फील इट दैट मच। लेकिन अगर इंग्लैंड से हारेंगे तो उनको बहुत लगता है, वो चोट हुँ, दिल पे लगती है। तो फॉर एनीबडी हु इज एन ऑजी, और इंग्लैंड के खिलाफ हार नहीं सकते हैं, ठीक है। भले ही हम इंडिया के खिलाफ हार गए या चलो हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी नहीं हो सकता है बिकॉज वो ट्रांस टस्मन राइवलरी होती है जैसे इंडिया और पाकिस्तान की होती है। लेकिन दुश्मनी नहीं है, वहां पे दोस्ती बहुत है, बट इट्स अ हुँ, ट्रांस टस्मन राइवलरी। लेकिन इंग्लैंड के साथ हारना अनएक्सेप्टेबल है। तो ऑल इन ऑल द प्रेशर इज मोर ऑन इंग्लैंड बिकॉज वो ज्यादा सीरीज हारते हैं और हर टाइम उनकी पूरी कैलेंडर बेसिकली इस सीरीज के लिए
करवाई जाती है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो जफरा आर्चर और मार्क वुड, जो काफी सीरीज उन्होंने मिस किया इंजरी की वजह से, लेकिन उनको हर सीरीज में खिलाया नहीं गया। जब इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज हुई थी तो मे बी फिटनेस कंसर्न्स वेर देयर, बट देयर वाज नो प्लान टू essentially get them onto the series. Even though India versus England is a pretty marquee series in the calendar, but from England's perspective, winning the Ashes is the paramount trophy. A captain may lose his job, a coach may lose their job, players may never ever play cricket when they don't perform in the Ashes. It is very very similar to India versus Pakistan. India और Pakistan का match होगा और like each of the team, whoever loses, you will see a lot of changes happening on the other side, right? So that's where it is. So all in all, ये सीरीज की महत्वपूर्णता बहुत ही है, क्रिकेटिंग कैलेंडर में सबसे मार्की सीरीज है। आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि मैच कैसा था, वंडरफुल मैच था। आई डोंट नो आपको मौका मिला देखने के लिए, मुझे मौका मिला ऑब्वियसली एज अ प्राउड ऑस्ट्रेलियन, बहुत मजा आया देख के। इन द सेंस अगर आप नोटिस करोगे तो इट वाज अ सीरीज वेयर यू हैड द बेस्ट ऑफ फास्ट बॉलिंग। मिचेल स्टार्क came on the first day and as always first over में उन्होंने विकेट लिया, right, which is his stock standard, और उन्होंने दोनों इनिंग्स में किया वो। First innings में भी, right, he got Jack Weatherald, right, and then second innings I think he got Mitchell Stark got Jack Crowley, right, and Jack Mitchell Crowley. Stark also got him in the second innings as well, right. So essentially it is that kind of pace bowling. And then it was counter punched by Jofra Archer getting Jack Weatherald. So I just messed the names there, but Jofra Archer bowled a peach of a ball. I don't know आपने देखा क्या वो, that was a peach of a ball. The ball was so fast that probably the young debutant didn't guess where the ball was. So all in all, बहुत ही दिलचस्प रोमांचक kind of match था, especially the first day when 19 wickets fell. बहुत ही मजा आया after some time to watch Mark Wood and Jofra Archer and Mitchell Stark bowl. And England also has other fast bowlers, right, like Ben Stokes and like other people who are also awesome. So the first innings was something to watch from a fast bowling perspective, right. It was breathtaking to watch 150 kilometer bowlers. एब्सोल्युटली। अनूप, इस पूरे अगर मैच में देखा जाए तो अगेन जो भारत और इंग्लैंड की जो सीरीज हुई थी उसके अंदर बेन स्टोक जो थे वो एक अलग गेम चेंजिंग परफॉर्मेंस उनकी हमेशा रही है। जब भी उन्होंने गेंद हाथ में ली, यहाँ पर भी उन्होंने जब फर्स्ट इनिंग में बॉल हाथ में ली सिर्फ 6 ओवर डाले और 5 विकेट निकाल दिए। तो बेन स्टोक्स का फिट रहना, फॉर्म में रहना इंग्लैंड के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इस पूरी सीरीज में? अगर इंग्लैंड इस सीरीज में कंपीट भी करेगा राहुल, तो वो सिर्फ बेन स्टोक्स की वजह से होगा। बेन स्टोक्स सिर्फ एक प्लेयर के तौर पे इंपॉर्टेंट नहीं है इंग्लैंड के लिए, वो एक कप्तान, वो एक लीडर के तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट अहमियत रखते हैं, क्योंकि उन्होंने जो प्रेसिडेंट सेट किया है इन टर्म्स ऑफ हाउ इंग्लैंड विल प्ले टेस्ट क्रिकेट, the players follow him and take the lead. तो अगर बेन स्टोक्स इस सीरीज में फिट नहीं है at any point of time, तो I can guarantee you that Australia will probably end up winning almost every match very very easily. Ben Stokes is the difference between maybe Australia winning 4-1, which is what I expect the series to be, or like the series being tight enough to be maybe a 3-2 or something like that. But still it is going to be very very difficult for England to win the Ashes, even with the squad they have. But with the squad they have, if they cannot make a difference, then you can be rest assured कि बाकी और कोई भी सीरीज अगला 2 साल में होगा, so England will only suffer, because this is probably the best England team to have toured Australia in the recent past, not taking into account older squads. Like the recent past में जो squads आए हैं उसमें से सबसे best bowling attack है उनके लिए, और probably their best like sets of players who can play this tournament. So all in all, this is England's best chance, but after the end of the first test, it looks like another series where probably it's going to be either a 4-1 or maybe, who knows, even a 5-0, or you never know. Absolutely, I can see the complete Aussie fan. Always. Absolutely. So अनूप, अगर हम थोड़ा सा और एशेज की बात करें, आपके जहन में जब से आपने एशेज को देखा है, समझा है और एक फील किया है, कौन सी एशेज आपके दिमाग से एकदम फिट बैठती है, हटती ही नहीं है? That definitely will be the series where
इंग्लैंड सरप्राइज द ऑस्ट्रेलियंस, राइट? जैसे मैंने कहा, ऑस्ट्रेलिया के लाइक ऑलवेज द टीम दैट विंस द एशेस, राइट? सो ऑब्वियसली अगर आप मुझे पूछो कि कौन सी सीरीज आपके मन में है, so the first series that will come to your head is the one time when England won that, in the recent past, right? Where they actually managed to defeat Australia, right? So obviously that series was iconic because of the fact that finally an English team decided that they can put it across Australia. They had a very good bowling attack even at that time, and that is why I said that obviously, like when they come in and play in Australia with the current bowling attack, they probably have that bowling attack that they had at that time when they won the Ashes. बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मुझे पूछोगे तो ऑलमोस्ट एवरी सीरीज दैट दे हैव प्लेड हैज बीन अमेजिंग. आई थिंक द लास्ट वन वेयर जो रूट अपने कप्तानी हार गए थे उसके बाद, that series is something I remember, very well. I think Australia won it 5-0 or 4-0, something like that. And, Joe Root pretty much lost his captaincy because of, that kind of series, right? So, all in all, I think Ashes का जो एक feel होता है वो is completely different from any other series. Right. So the series that I definitely remember at the top of my head is the one that, unfortunately England won, but that was the best series, right? Because that was competitive. The Australians were pushed, and eventually the English crossed the line. So that's the kind of series you will remember in your head as a cricket fan, Right. first. But I think Australia have been there. I think if I'm remembering it correctly, आप शायद वो 2005 के आसपास की सीरीज की बात कर रहे थे जो इंग्लिश समर में खेली गई थी. उस समय एंड्रयू स्ट्राउस या फिर माइकल वॉन, इन दो में से कोई एक इंग्लिश की कैप्टन कर रहे थे. I think the captain was Michael Vaughan from my remembering, right? or Alistair Cook. I'm not exactly remembering it. नहीं, माइकल वॉन या फिर एंड्रयू स्ट्राउस, इन दो में से कोई एक कप्तान था. और उस समय 2005 था, as far as I know. 2005, और इंग्लिश का बॉलिंग अटैक भी बड़ा अच्छा था. वो एंड्रू फ्लिंटॉफ, स्टीव हार्मिसन और शायद ग्रैम स्मिथ, नहीं ग्रैम स्मॉल जो उनके स्पिनर थे. तो वो एक बड़ा, एलेक्स्टर कुक भी उसके अंदर थे. वो स्क्वाड था वो माइकल वॉन लीड कर रहे थे. और उसमें एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे, अगर आपको याद है तो, अ पर्सन कॉल्ड एंड्रू फ्लिंटॉफ, जिन्होंने उस सीरीज में बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी. बेन स्टोक्स obviously, like is in that mold of Andrew Flintoff, in the sense like he's that all-rounder that England depended on at that time, and it was led by Michael Vaughan. But that series was iconic because finally, like an England team competed against Australia. You want a competing series, right, Rahul? अगर आप एक क्रिकेट के तौर पे देखोगे, I just keep my Australian love, like Australian team's hat away for a minute. आप एक सीरीज देखना चाहोगे जिसमें competitiveness है, right? And that was the only series where, at least in our time, the universe, where English were competitive enough to play. All other series were competitive. अरुण, एक और चीज मुझे याद आती है, जब लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड गई थी, जो रिसेंट सीरीज थी, वो सीरीज भी बड़ी जबरदस्त थी. उसके अंदर स्टीव स्मिथ की जो बैटिंग थी वो भी बहुत टॉप क्लास बैटिंग थी, और जोफ्रा आर्चर की जो बॉलिंग थी वो भी लगता था उनके पीक पर बॉलिंग कर रहे हैं. और बहुत सारे उन्होंने अपने बॉडी पर बॉल झेले और इंजर्ड भी हुए, बट अगेन वो वापस बैटिंग करने आए. और उस सीरीज में जो स्टीव स्मिथ ने बैटिंग करी थी, मेरे हिसाब से लगता है वो स्टीव स्मिथ की वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट इनिंग्स में से एक कहा जाए तो वो एक, उनको हम लोग टॉप 5 में पिक कर सकते हैं. Absolutely. Ashes makes or breaks Australian and England cricketers' careers. So obviously Australia is an aging squad, right? अगर आप genuinely देखोगे तो it's an aging squad. So obviously there's a lot of pressure on a lot of the players who are going to be representing probably for the final time. I can definitely confirm. I mean, I can definitely assure you that Usman Khawaja probably wouldn't be playing another Ashes anytime. So he's definitely in line for possible retirement. If you look at it, Mitch Starc के लिए शायद ये last Ashes हो सकता है. I'm not saying that he might, but और 2 साल के लिए तो next Ashes नहीं होगा, तो it's a good chance that Mitchell Starc may finish before the next Ashes comes around, right? Obviously Cummins तो शायद रहेंगे. Hazelwood is also in the late 30s. Nathan Lyon this might be his last series. So there are quite some players from an Australian perspective where this might be the last series. From an English perspective, this might be the last series for Ben Stokes probably, because he's already 36, 37. Unka body is like a very fragile kind of body. So possibly this may be his last series. We never know with Ben Stokes, like he might play, but essentially, like this might be big series even for a person like Ollie Pope, right? Because Ollie Pope hasn't been doing great for quite some time. Zach Crawley काफी साल से almost
he's not been doing great. So and he didn't have a great start to this series as well, right? Because Mitchell Stark got him both times, if I remember it correctly. So essentially, these players are definitely, in their careers, probably leading to the last Ashes. Maybe Joe Root जो as well, right? Because possibly Joe Root again, but again, he still maybe has some legs left, but you don't know whether he will be there for the next 2 years later. और ये बहुत सारी decisions राहुल will depend on the series की actual end result. एग्जैक्टली अगर ऑस्ट्रेलिया wins the series 4-0 or 5-0, just as an example, right? Then there is going to be a lot of changes in England, right? You may never know. You might have seen last of Brendan McCullum, right? Because अगर आप रिकॉर्ड के तौर पे देखोगे इंग्लैंड की hasn't been great, right? ये bass ball is only that terminology that has been talked about, but let's be very honest, they actually drew the series against India when they should have easily won that series. You Exactly. do a series with a young Indian team, led by completely new brand of players. They managed to not just compete but actually draw the game, right? So they didn't do very good in that series. वो home series था उनके लिए. Even before that, they lost the last Ashes at home. If you remember, it was tied, and because Australia hold the Ashes, automatically the Ashes goes to them. That was a very good series as well, but still they didn't win, right? And we're not counting moral victories, okay? So not that kind of victories, right? Australia have won that series, right? England haven't been consistent enough with their current approach, and if they lose 4-0 or 5-0, then it probably might end a few careers of few people. And it might actually change basketball as well, because there is already, I don't know आपने notice किया क्या, Jeffrey Boycott has already called out after the yesterday's result, saying that England isn't doing very well, right? So former players will come out, right? People who have not probably spoken out now will come out more openly and talk about it when you lose to Australia. So Right. it's a big series for England. More than the Australians, it's a big series for a lot of the Englishmen, because England strongly believes that ये जो squad है, ये Australia को defeat कर सकती है. So that's why the result of that first test match will put a lot of shocking things into the minds of English supporters. राइट. अनूप, इसके अंदर आप ये भी देखते हैं, जैसे इंग्लिश टीम की हम लोग बात करें तो एंडरसन और ब्रॉड के जाने के बाद में उस लेवल का बॉलिंग अटैक उनका नहीं डेवलप हो पाया, तो वो भी एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा वॉइड है जो इंग्लिश फिल नहीं कर पाए, इंग्लिश टीम फिल नहीं कर पाई अभी तक. राहुल, इसकी बहुत सारे रीजन है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब आपके पास इतने दो दिग्गज प्लेयर होते हैं जैसे स्टुअर्ट ब्रॉड और एंडरसन, राइट, जिमी एंडरसन, जो बहुत साल एक साथ खेलते हैं, तो आपकी जो नेक्स्ट रंग ऑफ बॉलर्स हैं उनको डेवलप इंटरनेशनल क्रिकेट में करने का मौका नहीं मिलता है. तो आप ले लीजिए, अगर आप जो करंट इंग्लिश बॉलर्स खेलते हैं, राइट, यू टेक जिमी ओवरटन और जॉश टंग हु प्लेड व्हेन इंडिया केम अलोंग, राइट, उनको ये मौका नहीं मिला है बिकॉज स्टुअर्ट ब्रॉड एंड जिमी एंडरसन हैव बीन प्लेइंग फॉर years and years. So I would say that with them retiring at almost the same time, it is now going to be a time before England can build the bowling attack. But with Wood and Archer, if they are fit, then you cannot expect a better bowling attack. You have Wood, Archer, Jamie Overton, if I'm correct, if I got the name right, and then there is Ben Stokes, right, which means you have 4 proper fast bowlers, and then you have Shoaib Bashir to come in and support a bit of spin, right? So all in all, इनकी जो attack है current, वो बहुत ही balanced bowling attack है. No, the bigger problem is in the batting, right? Because your batting is where the problem is for both sides, not just for England but also for Australia. But सबके पास ट्रैविस हेड नहीं होता है. That is the point to remember. एब्सोल्युटली. ट्रेविस हेड की तो आप बात करें ही ना, क्योंकि वो बड़ा गहरे जख्म देके गए हैं भारत को. सो वो गहरे जख्म भारत को नहीं देते हैं, वो गहरे जख्म सबको देते हैं. अब उन्होंने इंग्लैंड को अपना नियरेस्ट बनी बनाया है, बिकॉज I don't know if that innings on that pitch, Rahul, is wow. Absolutely. Right? I mean, absolutely one of the best test innings of Travis Head. Only other test innings that I can quickly think on the top of my head is the innings Rishabh Pant played not long ago, right? In the BGT in 2022 or 2023, right? Gaba mein. That innings from Rishabh Pant
right, quickly comes to your mind, right? That when you look at the impact of that innings, right? So, Right. but this was something different, right? On a pitch like that, with a bowling attack of Mark Wood, Jofra Archer, if a player hits 132 of 82 balls on that pitch, you got to take your hat off and say, well done, mate. There was nothing एब्सोल्युटली, better than that. कंप्लीटली कंप्लीटली एग्री, कंप्लीटली एग्री। चलिए थोड़ा सा एशेज से बाहर चलते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया, सॉरी भारत और साउथ अफ्रीका का जो मैच चल रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। 100%. सोनू, ओवरऑल अभी तक आपने देखा कि अभी ये डे 2 चल रहा है। डे 1 पे जो गेम पॉइज्ड था वो था लगभग 250 के आसपास साउथ अफ्रीका ने बना लिए थे और 6 विकेट थे। अभी डे 2 का मैच गेम चल रहा है। व्हाट डू यू थिंक कि ये मैच और जो पिछला मैच है कितना डिफरेंट है, कितना लगे, यहाँ से भारत के क्या चांसेस हैं? पहला तो मैं फर्स्ट मैच के बारे में कुछ कहना चाहूंगा, बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट द फर्स्ट गेम. Firstly, it is shocking to see India lose that game, right? You had to score 130 runs in the second innings, and भले ही pitch was not very good, but I don't think उस pitch में 120 रन आप नहीं बना सकते हो. A good example, we could have seen how Australia dealt with the same scenario, right? They had to hit 200 runs on maybe not as bad a pitch as Kolkata. Let's be very, very clear. That pitch at Kolkata was poor, but this was a fast pitch with probably, like very good pace bowlers. But the approach जो Australia ने लिया to win that game was very different to the approach India took to that 120 chase, right? We kept losing wickets and eventually we lost the game. अगर उस मैच के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि it was a bad pitch. Okay, you can debate over it. बहुत लोगों ने मुझे पूछा, like conversations maybe on discussions that why can't 120 be there? It's India's batting that has failed. Let's be very, very honest, and we can talk about this in some part of the show as well. But a pitch wasn't a pitch that is of test quality, and I can give you my reasons for it if you want. But that pitch was not great. और इंडिया की अप्रोच उस टेस्ट मैच में पहले से ही बहुत ही ऑड थी. Why would you want to have 4 spinners when you have Kuldeep Yadav, Ravindra Jadeja? Kuldeep Yadav who's probably one of the world's best spinners. Ravindra Jadeja is probably arguably the best spin bowling all-rounder in the world, and you have Washington Sundar who can bowl and bat. फिर भी आपने अक्षर पटेल को टीम में लिया. Now somebody has to explain to us what is the logic or rationale that Gautam Gambhir and team have for this, right? So team selection was poor. The result was on expected lines, because when you make a pitch like that, it's like a lottery, Rahul. आपने लॉटरी की टिकट खरीदी, एक हाथ दिन आपको लॉटरी लग जाता है, वंडरफुल. बट हर आदमी लॉटरी टिकट खरीदता है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हर आदमी के हाथ में लॉटरी लगती है, एक को लगती है लॉटरी. ऐसे पिच में लॉटरी ही होती है वो. और अगर आप टॉस हार गए, जैसे इंडिया टॉस हार गया, तो देयर वाज नो चांस until you made that difference, and it was very sad to watch India play that test match and lose. And उसके बाद आपने second test match के बारे में पूछा. I followed it up to a certain levels yesterday. Again, very, very strange selection according to me. I mean, I don't know why Nitish Kumar Reddy is there. He wasn't there in the last game. We don't know much about Nitish, so I don't understand why would he need Nitish Reddy in the squad. Happy to see Sai Sudarshan back in the team, but I would have preferred to have, जब गिल नहीं खेल रहे हैं तो आप एक प्रॉपर बैट्समैन को लेके आना चाहोगे. नितिश रेड्डी इज नॉट शुभमन गिल, राइट? तो आपको या तो सरफराज खान को लेके आना पड़ेगा, या तो यू शुड हैव गॉट बैक करुण नायर who was, I don't know why he was discarded because he played very less. बहुत छोटा सा सैंपल साइज है. Maybe you could have got back Karun Nair, or you could have got back Sarfraz Khan, who's in good form as well, and you could have had a balanced batting attack, right? So the team selection has been very strange, to be honest. So looking at the pitch since yesterday, it seems to be a typical Indian wicket, not the latest Indian wickets. It's the Indian wickets we all watched cricket and grew up on. It seems to be like a pitch where first 2 days में आपकी pitch काफी अच्छी होती है batting के लिए, फिर it slowly starts to spin by the 4th or 5th day. Maybe it's that kind of a pitch. We'll get to know how India will perform on that pitch, but it's probably the pitch that you should be playing every game on.
और अगर अभी का हम लोग स्कोर देखा जाए तो 316 रन पे 6 विकेट है साउथ Okay. अफ्रीका के, जो फ्रॉम विकेट स्टैंड पॉइंट जो कल ओवरनाइट स्कोर था विकेट के कॉलम में वही है, बट रन्स उन्होंने अभी काफी जोड़ लिए हैं। सो अनूप, ओवरऑल अगर हम देखें तो विकेट थोड़ा सा हमको इम्प्रूव होता हुआ यहाँ पर दिखा कोलकाता के कंपैरिजन में, और भारत भी जो है वो पिछली, हम लोग 3 सीरीज की बात करें तो न्यूजीलैंड सीरीज होम हम 3-0 से हारे, वेस्ट इंडीज सीरीज हम 2-0 से जीते, वो भी इसलिए क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम कमजोर थी। उस वेस्ट इंडीज टीम को हम न्यूजीलैंड की टीम या फिर साउथ अफ्रीका की टीम या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टीम से कंपेयर नहीं कर सकते। बट उसमें एक और अच्छी बात थी कि हम रिलेटिवली अच्छी पिचों पर खेले, वो पिचे कोलकाता जैसी पिचे नहीं थी जो हम लोग वेस्ट इंडीज के साथ, राइट। तो अब यहाँ पर जो दूसरा टेस्ट मैच है इसमें भी साउथ अफ्रीका जो है वो एक डिसेंट स्कोर की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से भारत की अप्रोच, मान लीजिए अगर साउथ अफ्रीका 400 साढ़े 400 रन बना देता है, यहाँ पर बोर्ड पे लगा देता है, तो यहाँ से भारत की अप्रोच क्या होगी, वो भी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पूरे दिन का खेल 5 दिन होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बैड लाइट यहाँ पर है, लाइट की वजह से गेम को रोकना पड़ता है। तो आप कल भी अगर हम लोग डे 1 की बात करें तो लगभग 12-15 ओवर कम पड़ गए, तो वैसे आप ये मान के चलें कि 15 ओवर्स आपको 5 दिन कम ही खेलने को मिलेंगे, तो ये भी तो बहुत राहुल, इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो आपकी अप्रोच, अगर आप ये भी याद रखना पड़ेगा राहुल कि इंडिया को ये मैच जीतना है, साउथ अफ्रीका को नहीं जीतना है, बिकॉज साउथ अफ्रीका इज अप 1-0, ये 2 मैच सीरीज है, तो साउथ अफ्रीका ये मैच ड्रॉ कर लेगी तो भी सीरीज लेके जाएगी, राइट। तो साउथ अफ्रीका के पास 2 ऑप्शन है, इंडिया के पास एक ही ऑप्शन है। आपने पूछा इंडिया को कैसे अप्रोच करना चाहिए, मैं कहूंगा कि ट्रेविस हेड की फोटो लगा लीजिए आप, और बस प्रार्थना कीजिए कि वैसे कोई इनिंग्स खेलना है, बिकॉज let's take this into account. Let's say South Africa makes 450 runs. Just as an example, I'm telling you. You told me the score is 316 for 6, which means और 4 विकेट है, and this is same overnight pair, right? So हो सकता है कि वो 400 या 450 रन बनाएंगे। 450 रन उन्होंने अगर बनाया 1.5 दिन में या almost close to 2 days, India has to hit that 450 in less than 1 day. They have to approach this as if they are playing a 1-day cricket match. Because if you make 450, probably South Africa have almost shut the losing part out of that, right? Because the opposition has to play like how Travis Head plays, right? To get 450, that means आपको at least 600 तो बनाने पड़ेंगे in a matter of a day and a half. So let's say India starts their batting by, let us say, some part after today का टी, कल शाम यानी कि 3rd evening या मैच तक आपको at least 550 to 600 runs banana padega, because as you reach the 4th day you want to give South Africa a chance to, you can have South Africa bat only the last time. आपको साउथ अफ्रीका को चौथा या 5वें दिन में खिलाना पड़ेगा, because if you need to get purchase out of that wicket it will spin only in the 4th or 5th day, और India is batting second at this point of time, right? So India को क्या करना पड़ेगा, once they get South Africa all out, they have to approach this batting as a one batting effort. मतलब आपको 450 उन्होंने बनाया तो आपको एटलीस्ट 600 से 650 बनाना पड़ेंगे, and you give them with a 200 run lead and tell them to bat on the 4th afternoon, for example, and then you hope, and which your spinner should be able to, on a 4th day pitch, get South Africa all out less than 200. So India will have to do what they did so successfully when they did, that big Australian series, जहां पे VVS लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने एक follow on को एक winning score पे लेके आए, right? Something like that has to be done in the first innings. India has to just think of it as, I have to bat only one time and build enough lead so that South Africa को मैं 4th day के pitch में खिलाऊं, और मेरे जो main spinners हैं कुलदीप यादव, like Washington Sundar and Ravindra Jadeja को give them that 4th day pitch. That's the only way India are going to win this match, or else it will be another series loss. And let's be very clear, if this is another series loss, big questions will be asked of Gautam Gambhir, because of the fact that, look, you cannot keep losing home series and expect every time to give some or other reason, right? Let's be very honest. This is not an indictment of Gambhir or anything like that. All I'm saying is that if you keep losing home series,
with the record India has at home, and you're losing to South Africa, which is not, again, not the best of the teams running around, then there will be some serious questions asked of Gautam Gambhir, and that could be catastrophic for Gautam Gambhir. Maybe, who never knows? He might not be the job. एब्सोल्युटली। अनूप, हमारा शो जो है वो थोड़ा पॉपुलर होता जा रहा है, लोग इसे देख रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे बात करता हूँ, पूछता हूँ। Sure. एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमेशा पिच को लेकर बात होती है। ये कहते हैं कि स्पिन फ्रेंडली पिच में अगर ज्यादा विकेट गिर जाए तो वो पिच खराब बोल दी जाती है, पर अगर एक फास्ट पिच में ज्यादा विकेट गिर जाए तो वो होता है कि यार आपको फास्ट बॉलिंग खेलते आनी चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के केस में भी हम लोग देखा जाए तो पहले दिन 19 विकेट गिर गए और दूसरे दिन जो है वो इंग्लैंड की टीम भी आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट खोकर अपना टारगेट को अचीव कर लिया। सो ओवरऑल अगर हम लोग पूरे इसमें देखा जाए तो 28 विकेट 2 दिन के अंदर गिर गए। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर कि 19 विकेट एक दिन में गिरना, ये क्या खराब पिच है या खराब बैटिंग है या एक्सीलेंट बॉलिंग है? मैं इसमें 2 तरीके से बताऊंगा। हम 2 पिच लेते हैं, कोलकाता जहां पे भी मैच जल्दी खत्म हो गया, और पर्थ जहां पे भी बहुत जल्दी खत्म हो गया, राइट। अगर आप इसको एग्जैक्टली ऐसे कंपैरिजन में लेंगे तो आप बता सकते कि यार वहां पे भी जल्दी मैच खत्म हो गया तो वो पिच तो बुरा था, सबने कहा कि बुरा पिच है तो ये भी बुरा ही पिच होगा। नहीं राहुल, आपने जो कहा वो सही है। जनरली एक टेंडेंसी होती है लोगों को ये बोलना कि अगर फास्ट विकेट है तो वो चलेगा, स्पिनिंग विकेट पे नहीं होना चाहिए। ये एक माइंडसेट प्रॉब्लम है, हम उस माइंडसेट को गलत ही कहेंगे, बिकॉज कोई भी मैच 2 दिन में खत्म नहीं होना चाहिए, भले ही वो ऑस्ट्रेलिया में हो या वो इंडिया में हो। द डिफरेंस इन द 2 पिचेस इज दैट इंडिया में जो कोलकाता में जो पिच बनी थी वो पिच में वेरिएबल बाउंस थी। अगर आप बैटिंग की तरह से देखोगे तो कोई भी बैट्समैन को आप पूछ लो, वो ये नहीं कहेगा कि फास्ट पिच या स्लो पिच, वो कहेगा कि बाउंस हैज टू बी इन अ नॉट वेरिएबल। क्योंकि जब वेरिएबल बाउंस होती है, पिच से डस्ट उड़ता है, तो बैट्समैन को पता ही नहीं होता है कि बॉल कहां से टर्न करेगा या कहां पे गिरेगा। ये आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट स्पिनिंग ट्रैक, इफ आई रिमेंबर वेरी वेल, वेस्ट इंडीज में एक पिच में ऐसा ही था, फास्ट पिच में, जहां पे सडनली द बॉल जस्ट फ्लू ओवर द हेड एंड दे हैड टू अबैंडन द। इंग्लैंड का मैच था वो, करेक्ट। तो मैं मैच याद नहीं आ रहा, बट 100% हुआ था। तो ये बात नहीं कह रहे कि ये सिर्फ स्पिनिंग ट्रैक में होता है, ये फास्ट बॉलिंग पिचेस में भी होता है। लेकिन पर्थ वाली विकेट ऐसे नहीं थी, देयर वाजंट वेरिएबल बाउंस, द बैटिंग यूनिट्स were not maybe capable enough, right? Maybe the English batting unit wasn't capable enough. The Australia की first batting unit, first innings वाली batting was not capable enough. That was a batsman problem and good bowling. कोलकाता की जो पिच थी वो लॉटरी है। वो पिच is not the kind of pitch you want to present to a team, because it then makes your opposition's ordinary bowlers sometimes. It's not to take away from Steve Harmer, जिन्होंने बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। इट्स नॉट टू से कि वो अच्छी बॉलिंग नहीं करते हैं, बट प्लीज आप कंपेयर कीजिए। आप ये कह सकते हो कि कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की जो स्पिन की क्वालिटी है, क्वाइट डेफिनेटली केशव महाराज, स्टीवन हार्मर की क्वालिटी नहीं होगी। और जो उनके पास पेस बॉलिंग थी उसमें रबाडा भी नहीं थे, राइट, विच मीन्स दे ओनली हैड वन मेजर फास्ट बॉलर। कॉबिन बॉश इज अ वेरी यंग काइंड ऑफ प्लेयर। ये स्क्वाड जो बहुत ही comparatively weaker bowling attack है to India, which has got Jasprit Bumrah, Mohammad Siraj, Kuldeep Yadav, Akshar Patel, Washington Sundar and Ravindra Jadeja. That is 7 proper bowlers. Ravindra Jadeja over 300 plus wickets, Kuldeep Yadav at 150 plus wickets. Bumrah is the world's best pace bowler. Siraj is probably the 2nd or 3rd best pace bowler in the world. With that squad, you don't need that kind of a pitch. क्योंकि उस पिच में आपने ऑलरेडी ऑपोजिशन के जो ओके स्पिनर्स हैं, ओके बॉलर्स हैं, उसको आपने बहुत बड़ा बना दिया। और हमने न्यूजीलैंड की सीरीज भी ऐसे ही पिचों में हारा, जहां पे हमने न्यूजीलैंड के लाइक गुड बॉलर्स को शेन वॉर्न का दर्जा दे दिया हमने। That is the problem with the pitch, Rahul. That is my answer to everyone who's asked me and who's asked the viewer who's asked this question, saying why this pitch also must be very. It's not like that. It's not the pitch. और पता है अनूप, इसमें एक और चीज है, इस तरह की पिच पर बैटिंग कैसे की जाए ये हमारे बैट्समैन को टेम्बा बहुआ ने बताया। एग्जैक्टली।
और राहुल, हमारे पिचेस जो डोमेस्टिक क्रिकेट में हैं, वो ऐसे पिचेस में नहीं खेला जाता है। तो आप एक्सपेक्ट कैसे करते हो कि आपके जो खिलाड़ी हैं वो सडनली इंटरनेशनल क्रिकेट में आके ये पिच पे खेलेंगे? डोमेस्टिक क्रिकेट में तो आप प्रॉपर पिचेस जहाँ पे पेस और बाउंस है, जो पेस सपोर्ट करती है, वहां पे खेलते हो आप। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी जो टीम है, जो इंटरनेशनल टीम जो डोमेस्टिक से ही आती है, उस टीम को सडनली इस पिच में खेलने आएगा? तो जो भी ये डिसीजन करता है, whoever is making a decision to make such pitches, और अगर आपने गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी फर्स्ट मैच के बाद, तो उन्होंने तो कहा था कि हमने ये पिच मांगा था। हाँ, अगर आपने ये पिच मांगा है तो व्हाई आर यू आस्किंग फॉर दिस पिच, जब आपके खुद के खिलाड़ी खेल नहीं पाते हैं? तो एग्जैक्टली। मेरे को आज तक नहीं समझा है कि ये क्या लॉजिक है कि आप ऐसे पिच बनाते हो। only the BCCI or people who are making these pitch decisions can answer that question. But if Gautam Gambhir has asked for the pitch from whatever he told in that press conference, then probably he got the result he wanted, because Indian players are not capable to play on that pitch. Let's be very honest. No player is capable to play on that pitch. एब्सोल्युटली। अनूप, एक दूसरा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ट्रेविस हेड को लेकर। Okay. ट्रेविस हेड जो है वो ओपन अभी तक नहीं कर रहे थे, और जितना मुझे याद है आपसे जब मेरी लास्ट टाइम चर्चा हुई थी तो आपने बताया था कि वो विलिंगली नहीं चाहते ओपन करना, वो चाहते हैं कि वो नंबर 5 या 6 पे खेले। तो अब सडनली इस टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग में उनको ओपन करने को कहा गया, उन्होंने ओपनिंग करी, और वो क्या इम्पैक्ट उन्होंने बताया वो हम सब लोगों ने देखा। सो व्हाट्स योर थॉट? ये एक्चुअली जो न्यूज आई थी पहले से, लाइक कि ट्रेविस हेड, like the general tendency was to play him lower down the order, because the intent was जब आप lower order के साथ खेलते हो तो वो impact जब आपको मैच जीतना है, let's say you have to hit 100, वो ऋषभ पंत वाला लॉजिक है राहुल। यहाँ पे ऋषभ पंत जब खेलते हैं तो obviously he can turn the match all it by himself, right? तो जब वो लोअर ऑर्डर के साथ खेलते हैं तो there's a good chance कि जब आपको 200 रन जीतना है या 250 जीतना है, तो there is a good chance that ऋषभ पंत will go and hit the winning run, right? Because वो इतने फास्ट खेलते हैं। That was the thought process, and there was news among the fact whether like Travis Head prefers to play lower down the order. Obviously there was this news rumbling along for, but हमने हमारे शो में बात किया था, the preference is for me at least is always to have Travis Head at the top, because Travis Head is that once in a generation kind of player, right? अगर आपको याद है डेविड वार्नर ऐसे खेलते थे, जब वो डेविड वार्नर अपने पीक फॉर्म में थे, तो he used to give that fast start to the team, which meant that कि उनके नीचे जो खिलाड़ी आते हैं उनके लिए टारगेट बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपको 350 बनाने हैं फोर्थ इनिंग्स में, और एक ट्रेविस हेड जैसा प्लेयर या डेविड वार्नर जैसा प्लेयर 100 इन 89 बॉल्स में बना लेता है, तो आपके बाकी के 10 खिलाड़ी को सिर्फ 300 रन बनाने हैं, 200 रन बनाने हैं, राइट? 300 की टारगेट है, तो दैट इज द डिफरेंस। सो ये मैच में भी ट्रेविस हेड ने बोला कि मैं ओपन करूंगा। तो अगर आपने स्टीव स्मिथ की लाइक पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा हो तो उन्होंने बताया कि लाइक वी वर डिबेटिंग कि किसको लेके आना है, बिकॉज ऑब्वियसली उस्मान ख्वाजा वाज इंजर्ड। वी वर थिंकिंग एंड दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद मार्नस ऑन द टॉप, that was not setting because Smith became number 3 then, right? वो सेट नहीं हो रहा था। तो Travis said I will open the innings, and what an impact it was, right? So if I am the Australian selector, I will have an honest chat with Travis, and I think yesterday he did mention that if the team requires, I'm ready to move up, right? Now if the mindset has come there, and why is Australian selectors doing this merry-go-round of openers, right? क्योंकि अगर आप Travis Head को open करने बोल सकते हो, so you can get back Bow Webster, who played so well in the India series, right? And is unfortunate to miss out because Cameron Green is back in the squad. You can even do another thing. You can try and get a player like Josh Inglis, जो बेहतर खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 100 रन बनाया था, I think in one of the last tests he played. You can get him back into the squad if you want, depending on how you want to structure your squad, because then you have Travis Head say opening with somebody. Then obviously one down में आप मार्नस को खेलोगे, Steven Smith will play at 4, right? At 5, now instead of Travis Head, you could probably either have Bow Webster or Cameron Green, or if you decide that you need a proper batsman, you can get in Josh Inglis, जो काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, and then your bowling and your usual बाकी जो lineup है वो automatically will fit into place. So I think it's a good thing that this happened, and obviously Travis Head has shown what kind of an impact he can have. Again, Rahul, let's be very clear. वीरेंद्र सहवाग, ऋषभ पंत, कृष्णमाचारी श्रीकांत और ट्रेविस हेड, ये खिलाड़ी आपको हर मैच में विक्ट्री नहीं लेके देंगे, बट जिस मैच में वो खेलेंगे वो मैच आप ही जीतोगे।
So you have to take that good with bad. So I would say put Travis Head at the top, जो मैंने बहुत पहले भी हमारी शो में भी कहा है, and I've said it in my own personal this thing as well to the Australian selectors that get Travis Head at the top. Anyway, Usman Khwaja's performances have been very, very ordinary over the last 3 years. So anyway, he's 39, so probably this is the last time he will be playing for Australia. Then it's good that you move Travis Head on the top, and then accordingly structure your batting order. Who opens with him? It cannot be another attacking player. It has to be the fire and ice combination. So maybe Jack Weatherald, if you give him more opportunity, maybe if Jack can make that spot his own, then obviously Jack will complement Travis Head. And like it might be a win. Whatever happened here probably is a thing that we've all been telling the Australian selectors to do this. Maybe this will wake anyone up and say maybe this is the way to go. But I would always want Travis Head opening the innings. You need that kind of a player. We still miss Virendra Sehwag, right? Even today's times, if Virendra Sehwag was there, you knew you could win the game. आपकी current opening में आप नहीं कह सकते हो. So you have a once in a generation player. You don't want to lose. You don't want to put him lower down the order with the hope that he will win you an odd match when you have to chase. Why not win almost every game? राइट अनूप, बड़ा मजा आया आज आपसे बात करके और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों पे हम लोगों ने बात करी. सो नेक्स्ट वीक फिर से और जो चीज़ें होंगी उन पर हम लोग बात करेंगे और आईपीएल का ऑप्शन भी आने वाला है, उसके ऊपर भी हमारी नज़रें रहेगी. कैसी टीमें बनती है, क्या टीमों का स्ट्रक्चर होता है, उस पर भी बात करेंगे क्योंकि बहुत बड़े-बड़े नाम जो हैं वो ऑप्शंस में गए हैं और बहुत बड़े नाम जो हैं वो रिटेन भी हुए हैं. सो टीम अपना फॉर्मुलेशन कैसे बनाती है उसके ऊपर ऑप्शन के बाद हमारी नज़र रहेंगी और बात करेंगे. आज के डिस्कशन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. फिर मिलेंगे. Thank you, Rahul.